कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन कार्य किया गया। तो स्वतंत्रता के बाद पहली बार किस स्थल का उत्खनन कार्य किया गया, तो वो है कालीबंगा, तो याद रखिएगा। अगला पॉइंट है अपना, कालीबंगा स्थल में टीलों की खुदाई के दौरान दो भिन्न काल की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर खुदाई के दौरान कितने काल की सभ्यता के अवशेष मिले? दो भिन्न काल की। और वो कौन कौन सी है? तो इनमें पहली है पूर्व हड़प्पा कालीन और दूसरी है विकसित हड़प्पा कालीन। तो यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन है, इसका समय काल क्या माना गया है? 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व। और जो विकसित हड़प्पा कालीन है इसका समय काल माना गया है 2250 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर दो भिन्न काल की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अगला पॉइंट है अपना, कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। तो यहाँ पर जो कालीबंगा है वो देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा पुरातात्विक स्थल कौन सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि देश का पहला और दूसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है। अगला पॉइंट है अपना, कालीबंगा के उत्खनन से सिद्ध होता है कि यह एक नगरीय प्रधान सभ्यता थी। तो इसे एक नगरीय प्रधान सभ्यता भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं इसको हम आगे के पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे कि इसे क्यों कहते हैं। तो आइए इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ पर दो भिन्न काल की सभ्यता के अवशेष मिले जिनमें पहली पूर्व हड़प्पा कालीन और दूसरी विकसित हड़प्पा कालीन। और इसे देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल भी कहते हैं। और यह एक नगरीय प्रधान सभ्यता भी है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे अपना अगला पॉइंट है, कालीबंगा स्थल से समचतुर्भुजाकार रक्षा प्राचीरों के भीतर आवास निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए यहाँ पर रक्षा प्राचीर समचतुर्भुजाकार मिली है और उनके भीतर आवास निर्माण के साक्ष्य भी मिले हैं। और ये रक्षा प्राचीरें कच्ची ईंटों से निर्मित मिली है। तो ये रक्षा प्राचीरें कच्ची ईंटों से निर्मित थी। अगला पॉइंट है अपना, आवास कच्ची पक्की ईंटों से बने मिले हैं। तो यहाँ के आवास कच्ची पक्की ईंटों से भी बने मिले हैं। अगला पॉइंट है अपना, गंदे पानी की निकासी हेतु लकड़ी व पक्की ईंटों से बनी नालियाँ मिली है। तो नालियाँ किस प्रकार की मिली है? लकड़ी व पक्की ईंटों से निर्मित मिली है। मकानों की छतें मिट्टी व लकड़ियों की बल्लियों से बनाए जाते थे। तो यहाँ के मकान किन से बनाए जाते थे? मिट्टी और लकड़ी की बल्लियों से बनाए जाते थे। मकानों में चूल्हों के अवशेष मिले हैं जो वर्तमान तंदूर के समान है। तो यहाँ पर जो चूल्हे मिले हैं वो वर्तमान तंदूर के समान है। तो देखिए इन सब पॉइंटों के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि ये एक नगरीय प्रधान सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर नगर निर्माण की सारी जो कंडीशन है वो यहाँ पे मौजूद थी। तो आइए इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कालीबंगा स्थल से समचतुर्भुजा का रक्षा प्राचीरें मिली है और उनके भीतर आवास निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। जो रक्षा प्राचीरें है वो कच्ची ईंटों से निर्मित मिली है। आवास कच्ची पक्की ईंटों से निर्मित मिले हैं। और जो यहाँ की जो नालियाँ हैं वो लकड़ी व पक्की ईंटों से निर्मित मिली है। और मकानों की छतें हैं वो मिट्टी व लकड़ियों की बल्लियों से बनी मिली है। और जो यहाँ पे चूल्हे मिले हैं वो वर्तमान तंदूर के समान है। तो इस प्रकार यह एक नगरीय प्रधान सभ्यता है। आगे बढ़ते हैं हम। अपना अगला पॉइंट है, खुदाई में हल से जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर हल से जुते हुए खेतों के अवशेष भी मिले हैं। ये पॉइंट्स काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट है अपना, खुदाई में भवन की फर्श अलंकृत एवं सजावटी ईंटों से बनी मिली है। तो यहाँ पर भवनों की फर्श अलंकृत एवं सजावटी ईंटों से निर्मित थी। अगला पॉइंट है अपना, कालीबंगा से मिश्रित फसल गेहूं व जौ के एक साथ उगाने के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पर मिश्रित फसल भी उगाई जाती थी जिनमें गेहूं और जौ के एक साथ उगाने के प्रमाण मिले हैं। अगला पॉइंट है अपना, कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाओं या हवन कुंडों के प्रमाण मिले हैं।
जो यहाँ की धार्मिक आस्था को बतलाता है। तो यहाँ पर 7 अग्नि वेदिकाएं या हवन कुंड मिले हैं। अगला पॉइंट है अपना, खुदाई में बेलनाकार मुहरें मिली है जो मेसोपोटामिया की मुहरों से मिलती जुलती है। तो यहाँ पर खुदाई में बेलनाकार मुहरें मिली है जो मेसोपोटामिया की मुहरों से मिलती जुलती है, ये भी याद रखिएगा। तो आइए इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर हल से जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर भवनों की फर्शें अलंकृत एवं सजावटी ईंटों से बनी मिली। यहाँ पर मिश्रित फसल के उगाने के प्रमाण मिले हैं, जिनमें गेहूं और जौ के एक साथ उगाने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर 7 अग्नि वेदिका या हवन कुंड मिले हैं और यहाँ पर बेलनाकार मुहरें मिली है जो कि मेसोपोटामिया की मुहरों से मिलती जुलती है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है, खुदाई में प्राप्त एक सिक्के पर महिला का चित्र अंकित है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर मातृसत्तात्मक व्यवस्था रही होगी। तो देखिए यहाँ पर एक सिक्के पर महिला के चित्र अंकित होने से क्या अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर मातृसत्तात्मक व्यवस्था रही होगी। अगला पॉइंट है अपना, खुदाई में प्राप्त वस्तुएं। तो खुदाई में और कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई तो वो भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर तांबे का बेल, कांस्य के दर्पण, गाय के मुख वाला प्याला, मिट्टी के बर्तन, हाथी दांत का कंघा और कांच की मणियाँ इत्यादि मिले हैं। अगला पॉइंट है अपना, यहाँ के लोग एक विशेष प्रकार की पात्र परंपरा का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर पात्र परंपरा का भी प्रचलन था। अगला पॉइंट है अपना, मुख्य पात्रों में घड़े, तस्तरियाँ, लघु पात्र एवं कटोरे प्रमुख है। तो यहाँ पर मुख्य पात्रों में क्या क्या प्रमुख है? घड़े, तस्तरियाँ, लघु पात्र एवं कटोरे। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें मिली हैं। तो आइए इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो एक सिक्के पर महिला का चित्र अंकित है, तो उससे क्या अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर मातृसत्तात्मक व्यवस्था रही होगी। और खुदाई में जो प्राप्त वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी मिली है? तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, गाय के मुख वाला प्याला, मिट्टी के बर्तन, हाथी दांत का कंघा और कांच की मणियाँ इत्यादि। और यहाँ के लोग एक विशेष प्रकार की पात्र परंपरा का भी प्रयोग करते थे। और यहाँ के पात्रों में क्या क्या मिले हैं? घड़े, तस्तरियाँ, लघु पात्र एवं कटोरे आदि मिले हैं। हमारा अगला पॉइंट है, खुदाई में एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद थे, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि कपाल छेदन क्रिया द्वारा मस्तिष्क शोथ की बीमारी का पता लगाया जाता था। तो यहाँ पर बालक की खोपड़ी में छेद मिलने से क्या अनुमान लगाया गया कि छेदन क्रिया द्वारा मस्तिष्क शोथ की बीमारी का पता लगाया जाता था। तो आप इसे भी याद रखें। अगला पॉइंट है अपना, खुदाई में प्राप्त चबूतरे मिट्टी की ईंटों से निर्मित है। तो यहाँ पर जो चबूतरे मिले हैं वो किन से निर्मित है? मिट्टी की ईंटों से। अगला पॉइंट है अपना, खुदाई से पता चलता है कि यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। तो यहाँ पर कुछ कांस्य की चीज़ें मिली हैं जिससे क्या पता चलता है कि ये एक कांस्य युगीन सभ्यता भी है। अगला पॉइंट है अपना, इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सैंधव या सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी माना है। तो यहाँ पर दशरथ शर्मा ने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे माना? कालीबंगा को। तो पहली और दूसरी राजधानी किसे माना? तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि दशरथ शर्मा ने पहली और दूसरी राजधानी किसे माना है। तो आइए इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद है, जिससे क्या अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर कपाल छेदन क्रिया द्वारा मस्तिष्क शोथ की बीमारी का पता लगाया जाता था। यहाँ पर जो चबूतरे मिले हैं वो मिट्टी की ईंटों से निर्मित मिले हैं और यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। और दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी माना है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, कालीबंगा सभ्यता से मृत लोगों को दफनाने के लिए कब्रों के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर मृत लोगों के दफनाने के लिए कब्रों के अवशेष भी मिले हैं। खुदाई में मिट्टी से निर्मित कुत्ता, भेड़िया, चूहा और हाथी की प्रतिमाएं मिली हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी प्रतिमाएं मिली हैं? कुत्ता, भेड़िया, चूहा, हाथी आदि की प्रतिमाएं मिली हैं। अगला पॉइंट है अपना, कालीबंगा के पश्चिमी टीले पर एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर एक दुर्ग के अवशेष भी मिले हैं।
अगला पॉइंट है अपना, कालीबंगा से पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा मिली है। तो यहाँ पर पंख फैलाए एक बगुले की प्रतिमा भी मिली है। अगला पॉइंट है अपना, खुदाई में मिली मिट्टी की वृषभ आकृति कला कौशल का अद्भुत नमूना है, क्योंकि इसके सिर व धड़ की बनावट ऐसी है कि इसको अलग करके फिर से जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर मिट्टी की वृषभ आकृति कैसी है कि इन दोनों के सिर और धड़ को एक अलग कर दें तो उनको पुनः जोड़ सकते हैं। तो एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं हम। यहाँ पर मृत लोगों को दफनाने के लिए कब्रों के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ पर प्रतिमाओं के रूप में कुत्ता, भेड़िया, चूहा आदि की प्रतिमाएं मिली हैं। यहाँ पर एक दुर्ग के अवशेष भी मिले हैं और एक पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा भी मिली है और मिट्टी की वृषभ आकृति की प्रतिमा भी मिली है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है, अमलानंद घोष ने इस सभ्यता के पतन का कारण पर्यावरण असंतुलन को माना है। तो अमलानंद घोष ने पतन का कारण क्या माना? पर्यावरण असंतुलन। अगला पॉइंट है, इस प्रकार कालीबंगा सभ्यता के पतन का कारण प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, नदियों का पानी सूखना, मरुस्थलीकरण और संक्रामक रोग को माना गया है। तो यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता के पतन का कारण क्या क्या माना गया? अकाल, नदियों का पानी सूखना, मरुस्थलीकरण और संक्रामक रोग को माना है। तो आइए इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अमलानंद घोष ने सभ्यता के पतन का कारण क्या माना? पर्यावरण असंतुलन। और कालीबंगा सभ्यता के पतन के कारण क्या क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे अकाल, नदियों का पानी सूखना, मरुस्थलीकरण और संक्रामक रोग। तो ये थी हमारी कालीबंगा सभ्यता। आहड़ सभ्यता एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। तो यह कैसी सभ्यता है? एक ताम्रयुगीन। क्यों है? इसको अभी हम आगे के पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है अपना, आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या माना गया है? पशुपालन। अगला पॉइंट है अपना, आहड़ सभ्यता के लोग बर्तन बनाने की कला में निपुण थे। तो यहाँ के लोगों को बर्तन बनाना भी आता था। अगला पॉइंट है अपना, आहड़ सभ्यता के लोगों का मुख्य उद्योग तांबा गलाना और तांबे के उपकरण बनाना था। तो यहाँ के लोगों का मुख्य उद्योग क्या था? तांबा गलाना और तांबे के उपकरण बनाना। तो यहाँ पर बहुत सारे ताम्र उपकरण मिले, इसलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। अगला पॉइंट है अपना, आहड़ सभ्यता के लोग मृतकों को कपड़ों और आभूषणों के साथ दफनाते थे। तो यहाँ के लोग, जो मरे हुए लोग थे, उनको कपड़े और आभूषणों के साथ ही दफनाया करते थे। आइए इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो आहड़ एक कैसी सभ्यता है? ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। और यहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन था। और आहड़ सभ्यता के लोग बर्तन बनाने की कला में भी निपुण थे। और यहाँ का जो मुख्य उद्योग था वह तांबा गलाना और तांबे के उपकरण बनाना था। और यहाँ के लोग मृतकों को कपड़ों और आभूषणों के साथ दफनाते थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है, आहड़ सभ्यता से टेराकोटा पद्धति पर आधारित मिट्टी की वृषभ आकृति की मूर्ति मिली है, जिसे बनासियन बुल की संज्ञा भी दी गई है। तो यहाँ पर एक मिट्टी की वृषभ आकृति की मूर्ति मिली है जिसे बनासियन बुल भी कहते हैं। अगला पॉइंट है अपना, आहड़ सभ्यता से लाल काले मृदभांड या कृष्ण लोहित मृदभांड मिले हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार के मृदभांड मिले हैं? लाल काले या कृष्ण लोहित। तो याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है अपना, आहड़ सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे। तो यहाँ के लोग चावल से भी परिचित थे। तो याद रखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये, कि आहड़ सभ्यता के लोग किससे परिचित थे? चावल से। अगला पॉइंट है अपना, आहड़ सभ्यता से अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे व कोट कहते हैं मिले हैं। तो यहाँ पर अनाज रखने के मृदभांड भी मिले हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? गोरे या कोट।
अगला पॉइंट है अपना, आहट सभ्यता को बनास सभ्यता या बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो इसे बनास सभ्यता या बनास संस्कृति भी कहते हैं, आप ये भी याद रखिए। तो आइए इनको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर मिट्टी की वृषभ आकृति की मूर्ति मिली है जिसे बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। और यहाँ पर लाल काले मृदभांड या कृष्ण लोहित मृदभांड मिले हैं। और यहाँ के लोग चावल से भी परिचित थे। और अनाज रखने के लिए बड़े मृदभांड मिले हैं जिन्हें गोरे या कोट कहते हैं। और इस सभ्यता को बनास सभ्यता या बनास संस्कृति भी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है, आहट सभ्यता से तांबे की 6 मुद्राएं और 3 मोहरें मिली है। तो यहाँ से 6 मुद्राएं और 3 मोहरें मिली है। अब इनकी क्या क्या विशेषता है, इनको भी देखते हैं हम। तो हमारा अगला पॉइंट है, इनमें से एक मुद्रा पर यूनानी भाषा में एक लेख अंकित है। तो एक मुद्रा पर यूनानी भाषा में लेख लिखा गया है। अगला पॉइंट है अपना, इस मुद्रा पर एक और त्रिशूल तथा दूसरी ओर अपोलो देवता तीर व तर्कस लिए दर्शाए गए हैं। तो जो ये मुद्रा है जिस पर यूनानी भाषा में लेख अंकित है, इस पर एक ओर तो जो त्रिशूल है और दूसरी ओर अपोलो देवता तीर व तर्कस लिए दर्शाए गए हैं। तो ये भी याद रखिए। अगला पॉइंट है अपना, खुदाई में प्राप्त इन 3 मोहरों पर विहतब विस पलितसा और तातिया थॉमसन अंकित है जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं किया जा सका है। जो खुदाई में 3 मोहरें मिली है, इन पर क्या क्या लिखा गया है, विहतब विस पलितसा तातिया थॉमसन ये अंकित है। तो इनका अर्थ अभी तक स्पष्ट नहीं किया जा सका है। अगला पॉइंट है अपना, खुदाई में मिले लाल भूरे मृदभांड हाथ की सफाई और अलंकरण की दृष्टि से विशेष हैं। तो यहाँ पर लाल भूरे मृदभांड भी मिले हैं जो हाथ की सफाई और अलंकरण की दृष्टि से विशेष हैं। तो आइए इनको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर तांबे की कितनी मुद्राएं मिली है, 6 मुद्राएं, और मोहरें कितनी मिली है, 3 मोहरें मिली है। तो यहाँ पर एक मुद्रा पर क्या क्या अंकित है, यहाँ पर यूनानी भाषा में लेख अंकित है उस पर, और एक और त्रिशूल और दूसरी ओर अपोलो देवता तीर व तर्कस लिए दर्शाए गए हैं। और यहाँ पर जो 3 मोहरें मिली हैं उनमें क्या लिखा गया है, विहतब विस पलितसा तातिया थॉमसन आदि अंकित है जिनका अर्थ अभी तक स्पष्ट नहीं किया जा सका है। और यहाँ पर लाल भूरे मृदभांड भी मिले हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है, खुदाई में मिले बिना हत्थे के छोटे जलपात्र आहट सभ्यता का ईरान से संबंध दर्शाते हैं। तो यहाँ पर बिना हत्थे के छोटे जलपात्र भी मिले हैं जिनसे क्या पता चलता है कि यहाँ के लोगों का संबंध ईरान से भी था। अगला पॉइंट है अपना, आहट सभ्यता में लोगों के मकान पक्की ईंटों से बने होते थे। तो यहाँ के जो मकान बने थे वो किनके बने थे, पक्की ईंटों से। अगला पॉइंट है अपना, मकानों की छतें बांस से ढकी जाती थी और फर्श काली मिट्टी व बालू रेत मिलाकर बनाया जाता था। तो यहाँ के मकानों की छतें किससे ढकी जाती थी, बांस से। और फर्श किस प्रकार से थे, यहाँ पे काली मिट्टी और बालू रेत मिलाकर फर्श बनाए जाते थे। अगला पॉइंट है अपना, मकानों से एक से अधिक चूल्हों के प्रमाण मिलने से यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर वृहद परिवार या सामूहिक भोजन व्यवस्था रही होगी। तो देखिए यहाँ पर एक मकान में 5 या 6 चूल्हे मिले हैं, तो जिससे क्या अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर वृहद परिवार या सामूहिक भोजन की व्यवस्था रही होगी। अगला पॉइंट है अपना, पानी के लिए चक्राकार कूपों का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर पानी निकालने के लिए किनका प्रयोग करते थे हम, चक्राकार कूपों का। तो आइए इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर बिना हत्थे के छोटे जलपात्र मिले हैं जो ईरान से संबंध दर्शाते हैं। यहाँ के मकान पक्की ईंटों से बने होते थे और छतें बांस से ढकी होती थी और फर्श काली मिट्टी व बालू रेत मिलाकर बनाया जाता था। और एक से अधिक चूल्हे मिलने से यहाँ पर
वृहद परिवार या सामूहिक भोजन व्यवस्था का प्रमाण मिलता है। और यहाँ पर पानी निकालने के लिए चक्राकार कूपों का प्रयोग किया जाता था। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है, आहट सभ्यता के लोग चांदी धातु से अपरिचित थे। तो यहाँ के लोग चांदी धातु के बारे में नहीं जानते थे। अगला पॉइंट है अपना, आहट सभ्यता से भट्टी नुमा चूल्हा मिला है, संभवतः तांबे को गलाने में प्रयुक्त होता होगा। तो यहाँ पर एक भट्टी नुमा चूल्हा भी मिला है। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आहट सभ्यता के जो अन्य नाम हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो आहट सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो देखिए, इसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं, इसे बनास सभ्यता या बनास संस्कृति भी कहते हैं, इसे मृतकों के टीलों की सभ्यता भी कहते हैं, और इसे धूलकोट सभ्यता भी कहते हैं। तो इत्यादि नामों से इसे जाना जाता है। तो आइए इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम कि आहट सभ्यता के लोग किनसे अपरिचित थे? चांदी धातु से अपरिचित थे। यहाँ पर भट्टी नुमा चूल्हा भी मिला है। और आहट सभ्यता के जो अन्य नाम हैं वो ताम्रयुगीन सभ्यता, बनास सभ्यता या बनास संस्कृति, मृतकों के टीलों की सभ्यता, धूलकोट सभ्यता आदि नामों से इसे जाना जाता है। तो ये थी हमारी आहट सभ्यता। बेराट सभ्यता एक लोहयुगीन सभ्यता है। तो इसे एक लोहयुगीन सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसको अगले पॉइंट में देखते हैं। अगला पॉइंट है, क्योंकि यहाँ लोहयुगीन सभ्यता के प्रमाण के रूप में लौह उपकरण मिले हैं। तो यहाँ पर लौह उपकरण मिले हैं, तो इसलिए इसे लोहयुगीन सभ्यता कहा जाता है। अगला पॉइंट है अपना, बेराट स्थल से मौर्य सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से मौर्य सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो ये भी आप याद रखिए। अगला पॉइंट है, बेराट स्थल से मौर्यकालीन बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर मौर्यकालीन बौद्ध संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। तो ये याद रखिए, क्योंकि मौर्य काल में बौद्ध संस्कृति का प्रचलन ज़्यादा था, तो इसलिए यहाँ पर बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं। अगला पॉइंट है, यहाँ के लोगों का जीवन ग्रामीण संस्कृति पर आधारित रहा है। तो ये आप याद रखिए कि यहाँ के लोगों का जीवन किस प्रकार का था, ग्रामीण संस्कृति पर आधारित था। परंतु यह ग्रामीण संस्कृति का केंद्र नहीं था। अगर आपसे पूछा जाए क्या ग्रामीण संस्कृति पर आधारित था यहाँ का जीवन, कि हाँ, लेकिन बेराट स्थल ग्रामीण संस्कृति का केंद्र नहीं था। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है। अगला पॉइंट है अपना, खुदाई से प्राप्त पत्थर के बने हथियारों से अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पाषाणकालीन हथियारों का कारखाना रहा होगा। तो यहाँ पर पत्थर के हथियारों से क्या अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर पाषाणकालीन हथियारों का कारखाना भी था। तो आइए एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। यह लोहयुगीन सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लोह उपकरण मिले हैं, और यहाँ पर मौर्य सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं, और मौर्यकालीन बौद्ध संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं, और यहाँ के लोगों का जीवन ग्रामीण संस्कृति पर आधारित रहा है, और यहाँ पर पाषाणकालीन हथियारों का एक कारखाना भी मिला है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है, बेराट स्थल से महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से महाभारत काल के अवशेष मिले हैं, और जिनमें पहला पॉइंट है, पांडवों के अज्ञातवास का अंतिम समय यहीं पर व्यतीत करने का प्रमाण मिला है। तो ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास का अंतिम 1 वर्ष यहीं पर विराटनगर में ही व्यतीत किया था। दूसरा पॉइंट है, भीमसेन की डोंगरी में मिले एक गड्ढे का संबंध भीम द्रौपदी से जोड़ा जाना। तो ऐसा माना जाता है कि भीमसेन की डोंगरी पर जो गड्ढा है जिसमें पानी भरा रहता है वो भीम द्वारा खोदा गया था। अगला पॉइंट है अपना, बीजक की पहाड़ी से मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप, बौद्ध मठ और गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर बीजक की पहाड़ी से क्या क्या मिले, बौद्ध स्तूप, बौद्ध मठ और गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि गोल बौद्ध मंदिर का संबंध किस सभ्यता से माना गया है, तो वह बेराट स्थल से माना गया है। अगला पॉइंट है अपना, बीजक की पहाड़ी पर भग्नावस्था में अशोक के स्तंभ मिले हैं।
तो यहाँ पर अशोक के स्तंभ भग्नावस्था में मिले हैं। तो आइए इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि यहाँ पर महाभारत काल के अवशेष मिले हैं, जिनमें पांडवों के अज्ञातवास का वर्णन और एक गड्ढे का संबंध भीम द्रौपदी से जोड़ा जाना, और बीजक की पहाड़ी पर मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप, बौद्ध मठ और गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं, और बीजक की पहाड़ी पर ही भग्नावस्था में अशोक के स्तंभ भी मिले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है, बेराट स्थल के उत्खनन से एक कमरे से कुल 36 मुद्राएं मिली है। तो यहाँ पर कुल 36 मुद्राएं मिली है, जिनमें पंचमार्क चांदी की मुद्राएं कुल 8 मिली है, और इंडो ग्रीक व यूनानी मुद्राएं कुल 28 मिली है, और इन 28 मुद्राओं में से यूनानी शासक मेनांडर की कुल 16 मुद्राएं प्राप्त हुई है, और ये सभी मुद्राएं एक भांड में सूती कपड़े में लिपटी हुई मिली है। तो यहाँ पर मेनांडर की जो मुद्राएं हैं, तो ये कॉलेज लेक्चर में पूछा गया प्रश्न है कि मेनांडर की मुद्राओं का संबंध किस सभ्यता से माना गया है, तो यह बेराट सभ्यता से माना गया है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो आइए इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर कुल 36 मुद्राएं मिली है, जिनमें से पंचमार्क चांदी की मुद्राएं कितनी हैं, 8, और इंडो ग्रीक व यूनानी मुद्राएं कितनी हैं, 28, और इन 28 मुद्राओं में से मेनांडर की कुल कितनी मुद्राएं मिली है, कुल 16 मुद्राएं मिली है, और ये सब मुद्राएं सूती कपड़े में लिपटी हुई मिली है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है, यहाँ से शैल चित्रों के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ से शैल चित्रों के प्रमाण भी मिले हैं। अगला पॉइंट है अपना, प्राप्त शिलालेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। तो यहाँ पर जो शिलालेख मिले हैं जो कि अशोक कालीन है, वो ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण मिले हैं। अगला पॉइंट है अपना, उत्खनन से निम्न वस्तुएं प्राप्त हुई है। तो उत्खनन से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है, इनमें पहली है स्वास्तिक व त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त घड़े मिले हैं। दूसरी है नाचते हुए पक्षी की प्रतिमा मिली है। तीसरा है पत्थर की संदूकें मिली है, और चौथा है लोहे की कीलें मिली है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें मिली है। तो आइए इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ पर शैल चित्रों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण मिले हैं, और उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं में स्वास्तिक चिन्ह व त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त घड़े मिले हैं, नाचते हुए पक्षी की प्रतिमा मिली है, पत्थर की संदूकें मिली है, और लोहे की कीलें भी मिली है। तो ये थी हमारी बेराट सभ्यता। तो इसमें पहला पॉइंट है, यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में उदित हुई। तो यह किस क्षेत्र में उदित हुई, पूर्वी राजस्थान में। अगला पॉइंट है अपना, गणेश्वर सभ्यता से ताम्र उपकरण प्रचुर मात्रा में मिले हैं। तो याद रखिएगा, गणेश्वर सभ्यता से ताम्र उपकरण प्रचुर मात्रा में मिले हैं। तो अगला पॉइंट है अपना, यह एक ताम्रयुगीन संस्कृति है। तो देखिए यहाँ से ताम्र उपकरण प्रचुर मात्रा में मिले हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ताम्रयुगीन संस्कृति है। अगला पॉइंट है अपना, ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता होने के कारण इसे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। तो देखिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन की सभ्यता मानी गई है, तो इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। तो आप इसे याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला पॉइंट है अपना, दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपिन इस सभ्यता की विशिष्टता को व्यक्त करती है। तो देखिए यहाँ से दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपिन मिली है, और इस पर आधारित कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो आप इसे याद रखिए कि दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपिन किस सभ्यता से मिली है, गणेश्वर सभ्यता से मिली है। तो आइए इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यह सभ्यता पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में उदित हुई, और यहाँ पर ताम्र उपकरण प्रचुर मात्रा में मिले, इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। और ताम्रकालीन सभ्यताओं में यह सबसे प्राचीन सभ्यता है, तो इसलिए इसे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। और यहाँ से दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपिन भी प्राप्त की गई है, जो अपनी विशिष्टता को व्यक्त करती है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है, इस सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर
ताम्र उपकरण की प्रचुर मात्रा में मिले हैं, तो इसलिए इसे ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है। और अगला पॉइंट है अपना, इस सभ्यता से निम्न ताम्र उपकरण मिले हैं। तो यहाँ से कौन कौन से ताम्र उपकरण मिले हैं जान लेते हैं। तो यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा, बाण, भाले, छेनिया, उस तरह की फलक, कुल्हाड़ी और अन्य विविध ताम्र उपकरण यहाँ से मिले हैं। तो यहाँ से जो मछली पकड़ने का कांटा मिला है, तो इससे क्या अनुमान लगाया गया कि ये यहाँ के लोग मांसाहारी भोजन भी किया करते थे। और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है, तो वो है गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। तो आइए एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। इसे ताम्र संचय संस्कृति भी कहते हैं। और यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा, बाण, भाले, छेनिया, उस तरह की फलक, कुल्हाड़ी और अन्य विविध ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है, डीपी अग्रवाल ने गणेश्वर स्थल को 2800 ईसा पूर्व का माना है। तो डीपी अग्रवाल ने कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर इसका समय काल क्या माना, 2800 ईसा पूर्व। तो आप इसे भी याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये भी। अगला पॉइंट है अपना, गणेश्वर सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के पूर्व की माना जाता है। तो आप ये भी याद रखिए कि इसे हड़प्पा सभ्यता के पूर्व की सभ्यता भी माना जाता है। अगला पॉइंट है अपना, गणेश्वर स्थल के उत्खनन से जो मृतपात्र मिले हैं उन्हें कृपस्वर्णी मृतपात्र कहते हैं। अब ये कृपस्वर्णी मृतपात्र क्या होते हैं, ये कत्थई रंग के, काले नीले रंग के मृतपात्र होते हैं। तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि कृपस्वर्णी मृतपात्र किस स्थल से मिले हैं, तो वो गणेश्वर स्थल से मिले हैं। अगला पॉइंट है अपना, उत्खनन से प्राप्त उपकरणों में 99% तांबे का उपयोग हुआ है। तो आप ये भी याद रखिए कि यहाँ के उपकरणों में 99% तक शुद्ध तांबे का उपयोग हुआ है। अगला पॉइंट है अपना, तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध स्थल खेतड़ी गणेश्वर स्थल के समीप स्थित है। शायद यही कारण है कि यहाँ से ताम्र उपकरण मिले हैं। तो देखिए, ये गणेश्वर स्थल के आसपास तांबे की खानें मिली है, जिससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर ताम्र उपकरण यहीं से प्राप्त किए गए हैं। आइए इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम। डीपी अग्रवाल ने इसका समय काल क्या माना है, 2800 ईसा पूर्व। और इसे हड़प्पा सभ्यता के पूर्व की सभ्यता भी कहते हैं। और यहाँ पर कृपस्वर्णी मृतपात्र भी मिले हैं, और जो काले नीले रंग के थे। और यहाँ पर जो प्राप्त उपकरण हैं उनमें 99% तक तांबे का उपयोग हुआ है। और गणेश्वर स्थल के आसपास तांबे की खानें मिली है, जिससे क्या पता चलता है कि यहाँ के लोग इन खानों से प्राप्त तांबे से ताम्र उपकरण बनाया करते थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है, उत्खनन से मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। अब कौन कौन से मिले हैं, इनमें पहला है हल्के लाल रंग के पतले मिट्टी के बर्तन जो हड़प्पा से पूर्व के हैं। और दूसरे लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी वाले बर्तन। तो देखिए, यहाँ पर विशिष्ट चित्रकारी वाले बर्तन भी मिले हैं, तो आप ये भी याद रखिए। अगला पॉइंट है अपना, बाढ़ से बचाव हेतु वृहदाकार पत्थर से बांध बनाने के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पर वृहदाकार पत्थर से बांध बनाने के प्रमाण भी मिले हैं। अगला पॉइंट है अपना, मछली पकड़ने के कांटे से अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के निवासी मांसाहारी भोजन भी किया करते थे। तो देखिए, यहाँ पर मछली पकड़ने का कांटा मिला है, जिससे क्या पता लगाया गया कि यहाँ के लोग मांसाहारी भोजन भी किया करते थे। अगला पॉइंट है, यहाँ के निवासी तांबे का निर्यात भी करते थे। तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को तांबा यहीं से प्राप्त होता था। तो आइए एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं, एक हल्के लाल रंग के पतले मिट्टी के बर्तन, और दूसरे लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी वाले बर्तन। और बाढ़ से बचाव हेतु वृहदाकार पत्थर के बांध मिले हैं, इसके प्रमाण मिले हैं। और मछली पकड़ने के कांटे से क्या अनुमान लगाया गया कि यहाँ के लोग मांसाहारी भोजन भी किया करते थे और तांबे के निर्यात भी किया करते थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, हम इसके अन्य नामों के बारे में जान लेते हैं। तो इन्हें किन किन नामों से जानते हैं, तो इसे
ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहते हैं, इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं और इसे ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं। तो इसे किन किन नामों से जानते हैं? एक तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है ये, और पुरातत्व का पुष्कर भी है ये, और ताम्र संचयी संस्कृति भी है ये। तो ये थी हमारी गणेश्वर सभ्यता।